नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के बारे में। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 जिसका अध्याय 5 दुष्प्रेरण के बारे में। अध्याय 5 का नाम है दुष्प्रेरण के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं साथियों, दुष्प्रेरण क्या है। अध्याय 5 दुष्प्रेरण से संबंधित अपराधों के बारे में है भारतीय दंड संहिता। तो दुष्प्रेरण होता है साथियों उकसाना, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना, अपराध करने के लिए उकसाना, अपराध करने के लिए उकसाना। तो साथियों अध्याय 5 भारतीय दंड संहिता का अध्याय जो 5 है वह दुष्प्रेरण के बारे में बताता है। और दुष्प्रेरण का अर्थ होता है साथियों कि अपराध करने के लिए उकसाना। और इसी की धारा अध्याय 5 की धारा 107 धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण के बारे में बताती है कि किसी बात का दुष्प्रेरण अर्थात यह धारा दुष्प्रेरण की परिभाषा बताती है कि दुष्प्रेरण किसी बात का दुष्प्रेरण क्या होगा। आज हम अध्ययन करने वाले हैं इसी धारा 107 का और इससे संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण, किसी बात का दुष्प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं साथियों अबेटमेंट। क्या कहते हैं साथियों? अबेटमेंट। दुष्प्रेरण का मतलब हुआ साथियों अपराध के लिए उकसाना, अपराध करने के लिए उकसाना। तो साथियों दुष्प्रेरण का अर्थ हुआ कि अपराध करने के लिए उकसाना। किसके माध्यम से? किसी बात के माध्यम से। अर्थात 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ध्यान से सुने साथियों, ए एक व्यक्ति है, बी भी एक व्यक्ति है, सी भी एक व्यक्ति है। ए ने बी से क्या कहा कि सी आपको गाली दे रहा था। सी गाली दे रहा था बी को। और बी इससे क्या हुआ? आग बबूला हुआ। बी को बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि बी और सी दोस्त थे करीबी। और ए इनके बीच में आया और ए ने बी से कहा कि सी तो आपको गाली कर रहा था आपके पीठ पीछे। और बी को बहुत गुस्सा आया। इसने जैसे ही सी मिला और सी को पीटने लगा और सी को पीटा इसने और सी की उंगली क्रैक हो गई, अर्थात सी की उंगली में चोट आ गई और खून निकल गया। तो यहाँ ए जो है, ए ने बी को ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी बात कही जिससे बी उस बात की प्रेरणा से अर्थात उस बात ए के माध्यम से उकसा कर
ए के द्वारा उकसाया गया बी को और बी ने सी पर वार किया, और तो बी यहाँ तो अपराध का दोषी होगा ही होगा, उसकी उंगली तोड़ने का। यहाँ ए भी दोषी होगा, जबकि ए ने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया। ए ने क्या कहा, सिर्फ बात कही। कौन सी बात कही? दुष्प्रेरणा वाली बात कही, अर्थात ऐसी बात कही जिससे कि व्यक्ति ने अपराध कर डाला। तो यहाँ ए जो है दुष्प्रेरणा का दोषी होगा, ए जो है दुष्प्रेरणा का दोषी होगा, और बी जो है जो इसको चोट पहुंचाई, थप्पड़ मारा, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 है, धारा 323, 324, यदि ज़्यादा चोट लगी तो 327, तो इस अपराध का दोषी होगा। लेकिन यहाँ ए भी दोषी होगा। ए किसका दोषी होगा? दुष्प्रेरणा का। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि धारा 107 की 3 कंडीशनें हैं, 3 शर्तें हैं, वो क्या कहती हैं। किसी बात का दुष्परिणाम। तो साथियों, कहता है धारा 107 कहती है कि वह व्यक्ति, क्या कहती है कि वह व्यक्ति दुष्प्रेरणा का दोषी होगा। दुष्प्रेरणा, वह व्यक्ति दुष्प्रेरणा का दोषी होगा, दोषी होगा जो ऐसी बात करता है, जो वह व्यक्ति दुष्प्रेरणा का दोषी होगा जो ऐसी बात करता है, जो ऐसी बात करता है जिससे कोई व्यक्ति, जिससे वह किसी व्यक्ति को उकसाता है, किसी व्यक्ति को उकसाता है, दूसरी कंडीशन है किसी षड्यंत्र में शामिल होता है, किसी षड्यंत्र में शामिल होता है। तीसरी जो कंडीशन है वह है शासक सहायता करता है। शासक सहायता करता है। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 कहती है कि कोई व्यक्ति दुष्प्रेरणा का दोषी होगा जो ऐसी बात करता है जिससे कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, या उस बात से किसी व्यक्ति को उकसाता है, अर्थात वह व्यक्ति दुष्प्रेरणा का दोषी होगा जो ऐसी बात करता है जिससे वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है या किसी षड्यंत्र में शामिल होता है या शासक सहायता करता है, तो वह व्यक्ति जो होगा किसका दोषी होगा? दुष्प्रेरणा का दोषी होगा। दुष्प्रेरणा का दोषी होगा। कौन होगा? जो ऐसी बात करता है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति प्रेरित होता है और उस प्रेरणा से वह दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या कोई ऐसा अपराध करता है। तो जो फर्स्ट व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है, वह दुष्प्रेरणा का दोषी होगा। तो साथियों, जो पहला है उदाहरण, इसमें जो कंडीशन है कि किसी व्यक्ति को उकसाता है, यदि कोई व्यक्ति है
वह दुष्प्रेरणा का दोषी होगा यदि वह ऐसी बात करता है, कैसी बात करता है, ऐसी बात करता है जिससे वह व्यक्ति किसी को उकसाता है अपराध के लिए, या किसी षड्यंत्र में शामिल होता है, या शासन सहायता करता है। जैसे साथियों किसी व्यक्ति को उकसाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साथियों कि जैसे सती प्रथा का। आप जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल में और मध्यकाल में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें किसी स्त्री का यदि पति मर जाता था तो उस पति की चिता पर उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था और उसको देवी माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। तो साथियों जो व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए उकसाते हैं, अर्थात उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और उसके चाहे परिवार के सदस्य हो चाहे गांव के सदस्य हो, तो वह व्यक्ति दुष्प्रेरणा के दोषी होंगे। अर्थात सती के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करना भी दुष्प्रेरणा होगा, अर्थात अपराध होगा, और वह व्यक्ति उन व्यक्तियों को सजा होगी। और ये तो हुआ साथियों पहले। और दूसरा है किसी षड्यंत्र में शामिल होता है। षड्यंत्र का मतलब हुआ साथियों जैसे कि आतंकवादी जो हैं कहीं बम धमाका करते हैं, मानो दिल्ली में करते हैं, तो दिल्ली में जो धमाका करते हैं वो एक साथ तो सारा सामान ला नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं उसमें वो कुछ लोगों की सहायता लेते हैं दिल्ली से। जैसे कोई व्यक्ति हथियार सप्लाई करेगा, कोई उसको रखेगा, कोई व्यक्ति बारूद बनाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है विभिन्न लोग उसमें शामिल होते हैं। तो जो वो सारे व्यक्ति हैं उन्होंने जिसने सामान रखा, जिसने पहुंचाया, जिसने ट्रांसपोर्टेशन में सहायता की, तो सारे व्यक्ति उस षड्यंत्र में शामिल होंगे। और उस षड्यंत्र के कारण यदि कोई अपराध होता है तो वो सारे व्यक्ति दुष्प्रेरणा के दोषी माने जाएंगे। और शासन सहायता सहायता करना का अर्थ होता है कि जानबूझकर सहायता करना। शासन की आशय है उनका सहायता करने का। जैसे कि किसी पुरोहित को पता है, जैसे हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि कोई पुरोहित किसी विवाह कार्य को संपन्न कराता है, तो विवाह को संपन्न कराने के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती है। और पुरोहित जानता है कि किसी लड़की की जो आयु है वह विवाह योग्य नहीं है, अर्थात सरकार द्वारा जो निर्धारित आयु है 18 वर्ष भारत में है, उस आयु को पूर्ण नहीं कर चुकी है लड़की, और उसके माता पिता ज़बरदस्ती उसकी शादी 14 वर्ष की आयु में कर दे रहे हैं। और पंडित अर्थात पुरोहित फिर भी उस विवाह कार्य को संपन्न कराता है, और अन्य लोग जो उस कार्य में शामिल होते हैं तो वो सारे व्यक्ति पंडित सहित दुष्प्रेरणा के दोषी होंगे। तो साथियों क्योंकि वह पंडित शासन सहायता कर रहा है उनकी जानबूझकर, और जो उस विवाह कार्यक्रम में जो उस लड़की के चचा ताऊ अन्य लोग हैं या गांव के लोग हैं, वो सारे व्यक्ति दुष्प्रेरणा के दोषी होंगे यदि वो उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। क्योंकि वो जान रहे हैं कि व्यक्ति जो लड़की है वह नाबालिग है, और उसका विवाह करना सरकार के नियमों के खिलाफ है और अपराध है। तो साथियों ये है इसका उदाहरण। तो किसी व्यक्ति को उकसाता है और किसी षड्यंत्र में शामिल होता है, और इस षड्यंत्र में शामिल होकर कोई अपराध कारित करता है या अवैध लोप करता है। अवैध लोप का मतलब 2 शब्द आते हैं साथियों, शासन सहायता कर कोई अपराध करता है या अवैध लोप करता है किसी की बात से ना। तो उसमें क्या होगा साथियों, अवैध लोप 2 शब्द आते हैं, इसको समझते हैं। एक होता है अवैध लोप, अवैध लोप का मतलब होता साथियों जैसे जानबूझकर अपराध को होने देना। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और वह बी को कोर्ट के वारंट के माध्यम से, कोर्ट द्वारा वारंट उसे प्राप्त है कि वह बी को गिरफ्तार करें। एक पुलिस ऑफिसर है, वह कोर्ट के वारंट के माध्यम से
बी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और ए को सबसे पहले सी व्यक्ति मिलता है बी के गांव में। और सी व्यक्ति कहता है क्योंकि ए को बी को गिरफ्तार करना है, और सी व्यक्ति कहता है किसी डी से कि यही बी व्यक्ति है जिसे आपको गिरफ्तार करना है, और ए विश्वास कर लेता है कि यह वही व्यक्ति है जिसे मुझे गिरफ्तार करना है। वह डी को गिरफ्तार कर देता है और बाद में उसे पता चलता है कि यह बी नहीं है, यह तो डी है। तो यहाँ जो सी होगा वह व्यक्ति दुष्प्रेरणा का दोषी होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर साशय कोई अपराध किया, सहायता की किसी अपराध को कराने में। तो साथियों, यहाँ जो हुआ किसी बात के करने जो बात है वह बात ही दुष्प्रेरणा कहलाती है यदि उस बात से अपराध होता है। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के बारे में। और दूसरी बात इसमें जो मैं अभी बता रहा था कि अवैध लोप का एक उदाहरण समझते हैं साथियों। जैसे कोई जेलर है और उसको पता है कि जो हमारा कैदी है, माना कैदी नंबर 10 है, 10 जो है खाना नहीं खा रहा है और उसकी तबीयत खराब है। तो जो जेलर है वह कैदी नंबर 10 को न तो हॉस्पिटल ले जाता है और न उसके लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराता है, और इसी बीच उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को बताता है कि एक की तबीयत खराब है और इसको मैंने खाना नहीं दिया। वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति जो जेलर के तौर पर आता है, कार्यभार ग्रहण करता है, वह व्यक्ति भी उसको खाना नहीं देता है और न दवाई उपलब्ध कराता है, और इसी बीच वहाँ कैदी नंबर 10 की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ जो दूसरा जेलर आया वह अवैध कार्य का लोप अर्थात अवैध लोप का दोषी होगा, और जो पहला व्यक्ति होगा वो कार्य का दोषी होगा। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के बारे में। तो साथियों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।